दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है दर्द भारत न्यूज चैनल पे। मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के कार्यक्रम उड़ान सोच की। हमारे देश में एक सरकार 2014 के बाद से एक सरकार आई है जो इसको इवेंट मैनेजर अगर कहा जाए, सरकार कहा जाए, सरकार की बजट बदले अगर इवेंट मैनेजर कहा जाए तो कुछ ज्यादा ही प्रत्यय ये उस पर शूट करता है। इस शौचालय सरकार की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस शौचालय सरकार ने 2015-16 में पूरा का पूरा साल ही इस पे व्यतीत किया और ये बताने की कोशिश की कि 2015-16 से पहले कोई इस मुल्क में, भारत की भूमि पे कोई शौचालय नहीं था। और अगर ये शौचालय सरकार नहीं आई होती, सत्ता में नहीं आई होती, शौचालय सरकार का सरकार नहीं बनी होती, तो शायद देश में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। हो सकता है उसके पहले लोग शायद निवृत्त भी न होते हों। तो एक समीक्षा हम कर लेते हैं सरकार, शौचालय सरकार के इस दावे की कि ये शौचालय सरकार आखिर खड़ी कहाँ है। हम एक इंडिया के एक दावे के मुताबिक अगर देख लें तो जो अकॉर्डिंग टू एन इंडिया स्पेंड रिपोर्ट की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2015 में 2015 में जो शौचालय बनाए गए हैं, उन शौचालय का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जो दावे प्रस्तुत किए गए हैं, उसके मुताबिक पूरे देश में शौचालय बन गए हैं। अगर हम उस दावे पे एक समीक्षा कर लेते हैं, समीक्षा करना जरूरी है उस दावे पे। 2008 से लेकर के 2011 तक भी पूरी तरह से शौचालय बने थे और उस समय जो शौचालय बनते थे उन शौचालयों की संख्या 1 करोड़ प्रतिवर्ष हुआ करती थी। लेकिन जब से शौचालय सरकार ने अपना दावा प्रस्तुत किया कि शौचालय उसी ने बनवाया है और लोगों को खास तौर से ये कहा गया कि जो महिलाएं खुले में शौच करने जाती हैं उनके सामने साथ तमाम घटनाएं हो जाती हैं, उस घटनाओं को रोकने के लिए, उन घटनाओं का दृष्टिगत करते हुए इस तरह की घटनाएं घटित फिर ना हो भविष्य में, इस बात को ध्यान में रखते हुए शौचालय निर्माण कराए गए हैं। तो 2015-16 में इस शौचालय सरकार ने जो शौचालयों का निर्माण कराया है, अगर उसके मुताबिक हम देखें, इस रिपोर्ट के मुताबिक हम देखें, जो इस इंडिया स्पेंड रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो 2015-16 में 80 लाख शौचालय बनवाए गए थे। यानी 2008 से 2011 तक जो प्रतिवर्ष 1 करोड़ शौचालय बनवाए जाते थे, उन शौचालयों की तुलना में 20 लाख शौचालय कम बनवाए गए। लेकिन 20 लाख शौचालय कम बनवाने के बावजूद भी 20 लाख गुना उसको प्रचारित किया गया, उसको प्रसारित किया गया। और खास तौर से जो जो उनके म्यूजिशियंस है, उन म्यूजिशियन से भी काफी प्रचारित कराया गया। एक रिपोर्ट और भी देख लें, वो रिपोर्ट भी देखना जरूरी है ताकि शौचालय सरकार का सच भी सामने आ जाए। अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देख ले, उसी 2015-16 में जो एनएसओ ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसके मुताबिक ये रिपोर्ट तैयार की गई कि 2015 से 16 के बीच में जो इस शौचालय सरकार ने 80 लाख शौचालयों का निर्माण कराया है, उस 80 लाख शौचालयों की स्थिति ये है कि हर 10 शौचालय पे 6 शौचालय ऐसे हैं जिसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो शायद शौचालय सरकार को ये लगता होगा कि शौचालयों में पानी की व्यवस्था की कोई जरूरत है ही नहीं, शायद टॉयलेट पेपर यूज कर लेते होंगे। ये सोच है शौचालय सरकार की। हो सकता है जो 80 लाख शौचालय बनवाए गए हैं उसमें से 60% शौचालय में टॉयलेट पेपर उपलब्ध कराया गया हो। दूसरा आंकड़ा हम इस शौचालय सरकार की जरूर प्रस्तुत करना चाहेंगे कि 2014 में बड़े पैमाने पे
इमोशनल लोगों को, या ये कहे कि उनको लुभा करके या उनको रिश्वत दे करके वोट ली गई थी। लोकतंत्र में किसी भी तरह की रिश्वत दे करके वोट लेना ये लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, और खास तौर से ये संविधान के अनुकूल नहीं, संविधान के प्रतिकूल है। इस बात पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस देश के जो आज प्रधान सेवक हैं, जिन्हें हम लोग गलती से प्रधानमंत्री मान बैठे हैं, और जबकि वो अपने आप को बार बार प्रधान सेवक और चौकीदार कहते हैं, तो शायद उनकी सोच भी प्रधान सेवक और चौकीदार से ऊपर बढ़ ही नहीं सकती। और जब हम उनको प्रधानमंत्री के दायरे में देखेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस तो आने जरूरी है। अब हम 2014 की बात कर लें, अकॉर्डिंग अगर जो जनगणना की आख्या आई है 2011 में, उसके मुताबिक तकरीबन 12.5 करोड़ नौजवान ऐसे थे जिनकी उम्र 25 साल थी, और तकरीबन उस सेंसस रिपोर्ट में 65% लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 25 से 35 साल थी। और ये दोनों के दोनों जो नौजवान थे, इन नौजवानों के सामने समस्या अपने भविष्य को लेकर के थी, रोजगार व्यवसाय को लेकर के थी, नौकरियों को लेकर के थी, उसे उससे वो परेशान रहते थे। इसलिए इस सरकार ने पूरी तरह से उनको एक तरह से रिश्वत देने की कोशिश की, और रिश्वत के आधार पे ये कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष देंगे। और उस आधार पे, इसी आधार पे हम कह रहे हैं कि इस सरकार ने बकायदा उनको रिश्वत दिया कि हम अगर आएंगे तो हम इनको 2 करोड़ रोजगार देंगे। और रोजगार के आंकड़े को अगर हम देख लें तो रोजगार के आंकड़े कुछ अलग ही कहानी कहते हैं कि 2011 की जो रिपोर्ट थी, 2011 जुलाई 2011 से जुलाई 2013 के बीच में जो नौकरियां दी गई, नौकरियां जो उपलब्ध कराई गई विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभागों में, उसका एक आंकड़ा जरूर यहाँ प्रस्तुत करना जरूरी होगा, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि शौचालय सरकार आखिर करना क्या चाहती है, उसकी उपलब्धियां क्या है। 2 जुलाई 2011 से जुलाई 2013 के बीच में जो नौकरियां क्रिएट की गई, नौकरियों का सृजन किया गया, नौकरियां दी गई लोगों को, उनकी संख्या 12,80,000 थी। वो नौकरियां दी गई, उसमें से जो नौकरियां दी गई, मैन्युफैक्चरिंग में दी गई, ट्रेड में दी गई, कंस्ट्रक्शन में दिया गया, एजुकेशन विभाग में दिया गया, हेल्थ विभाग में दिया गया, इंफॉर्मेशन विभाग में दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिया गया, ट्रांसपोर्ट में दिया गया, एंड एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट। जो सरकार इससे पहले जो होटल खोलती थी उसमें भी काफी इस रोजगार दिए गए। इंडियन इकोनॉमी बिटवीन जुलाई 2014 एंड दिसंबर 2016, जुलाई 2014 और 2016 के बीच जो नौकरियां का ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, ये नौकरियां 2011 से 2013 के बीच में दी गई थी। और 2014 से जुलाई 2014 से 2 जुलाई 2014 और दिसंबर 2016 के बीच में जो नौकरियां दी गई, जो शौचालय सरकार ने नौकरियां दिया, वो 6,41,000 नौकरियां उन्होंने दिया। जबकि इससे पहले जो फेलियर गवर्नमेंट थी, जो बोल नहीं सकती थी, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता, सबसे भ्रष्ट सरकार थी, उस भ्रष्ट सरकार ने नौकरियां दी थी 12,80,000। लेकिन जो स्वच्छ सरकार आई है, जो ईमानदार सरकार है, नेक नीयत की सरकार है, उपलब्धियों की सरकार है, उस उपलब्धियों की सरकार ने जिसने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस उपलब्धियों की सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बजाय, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बजाय 6,40,000 ही नौकरियां दिया, जो 2011 से 2000 की तुलना में करीब 50% है। और इसी तरह कुछ आंकड़े और भी आपके सामने रखना जरूरी है
कि किस तरह से ये जो सरकार है, ये सरकार जो उपलब्धियों की सरकार है, और ये कहती है कि हम पे भरोसा करके तो चलिए, एक बार भरोसा करके चलिए, भरोसा देखिए, आखिर वजह क्या है जो आप हम पर अविश्वास करते हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, शायद आपको भी समझ में आ जाए, आपके सामने वो प्रश्न रखना चाहते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अविश्वास आप क्यों करते हैं? तो हम ये सारी चीज़ें इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस देश में जो विश्वास है, उस विश्वास का ही संकट पैदा किया है। कभी कोई उपलब्धि नहीं रही है, सिवाय इस बात के कि हर बात पे नए-नए जुमले बोले जाएँ। इसी बात को अगर हम ये भी देखें, तो ये समझ में आता है कि जो विभाग खास तौर से जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल विभाग था, जो यहाँ कपड़े का काम होता था, वो टेक्सटाइल विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ हमारे देश में लोगों को दी थी टेक्सटाइल विभाग में। और नौकरियाँ ही नहीं दिए थे, व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा दिया था। तकरीबन 40 बिलियन डॉलर के हर साल वो व्यवसाय देते थे, और तकरीबन 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ के आस-पास लोग उसमें व्यवसाय में थे, जो काफ़ी हद तक व्यवसाय में थे। और ये व्यवसाय सृजन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अगर स्मृति ईरानी जी के ईरानी जी द्वारा जो पार्लियामेंट में ये बात रखी गई कि 2016-17 में उन्होंने टारगेट रखा था कि इस बार हम 45 बिलियन डॉलर इससे लाभ कमाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि 45 बिलियन डॉलर लाभ कमाना तो छोड़िए, मतलब 5 बिलियन डॉलर और ज्यादा लाभ कमाएंगे। 5 बिलियन डॉलर और लाभ कमाने की बजाय उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की, वो 38.6 बिलियन डॉलर की ही उपलब्धि हासिल की। इसका इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे भ्रष्ट सरकार थी, वो उसकी जो उपलब्धियां थी, उसके बाद भी इसमें नुकसान हुआ, लंबा नुकसान हुआ। और जब लंबा नुकसान हुआ, तो आप ये भी आपके ज़हन में ये बात भी कौंध रही होगी कि आखिर इस सरकार ने कहीं न कहीं तो उपलब्धि हासिल की होगी। हाँ, ये भी प्रश्न पूरे देश के लोगों का जायज़ है कि आखिर इस सरकार ने कुछ न कुछ तो उपलब्धि हासिल की होगी। हाँ, इस सरकार ने ज़बरदस्त उपलब्धि हासिल की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुसूचित जाति के ऊपर इससे पहले जो अनुसूचित जाति के ऊपर जो इससे पहले अटैक की रिपोर्ट आती थी, अटैक होते थे, वो अटैक तकरीबन 35,000 लोगों पे अटैक, 35,000 के आस-पास लोगों पे अटैक होते थे और उनको प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन इस सरकार की उपलब्धि ये है कि जो 35,000 दलितों पे जो अटैक होते थे, उनका उत्पीड़न होता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, वो बढ़ कर के 45,000 हो गई। उसी तरह जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों पे जो उत्पीड़न की घटनाएँ होती थी, वो तकरीबन 7,000 लोगों पर उत्पीड़न की घटनाएँ हुआ करती थी। इस सरकार ने निश्चित तौर पे बहुत ज़बरदस्त विकास किया है, और विकास की धारा इतनी बेहतरीन बहाई है कि लोग कहते हैं विकास की गंगा बहती है। इन्होंने जो विकास की गंगा तो छोड़िए, गंगा का कितना पार्ट होगा। अब आप गंगा गंगा की जो धार बहती है, कितनी दूर तक बह जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी तक बह जाएगी, 1 किलोमीटर परिधि में बढ़ जाएगी। इन्होंने विकास की ये जो दलितों पे, ट्राइबल पे, आदिवासियों पे जो उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ाई है, उत्पीड़न करने की जो प्रक्रिया शुरू की है, वो गंगा की धारा को तोड़ते हुए बल्कि उत्पीड़न समुद्र में परिवर्तित किया गया, ये विकास किया है। और दूसरी बात ये भी आती है कि हमारे जो ये जो शौचालय की सरकार है, कुछ और भी उपलब्धियां तो किया होगा, और बेहतर उपलब्धियां की है। शौचालय की सरकार ने बेहतर उपलब्धियां ये भी हासिल की है कि जब पूरी दुनिया में ये बताया गया कि पूरी दुनिया में महामारी है, उस महामारी से पूरी दुनिया उबर रही थी, लड़ रही थी, अपने देश के लोगों को बचा रही थी, तो हमारे जो शौचालय सरकार के मुखिया, प्रधान सेवक और चौकीदार हैं, उन्होंने थालियां बजवाई, मोमबत्तियां जलवाई,
तकिया कलाम किया कि 18 दिन में महाभारत जीता गया था, लेकिन हम कोरोना को 21 दिन में हरा करके दिखा देंगे। गजब है। इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है जो अपने आप को ये दावा करे कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह का तकिया कलाम कोई बोल सकता है? इस तरह के तकिया कलाम बोले जाएंगे देश के लोगों के साथ महामारी से निपटने के लिए, जबकि ये पूरी दुनिया को पता था कि अगर महामारी है तो उसमें दवा वैक्सीन आने में भी काफी समय लगेगा और वैक्सीन से पहले इसका कोई इलाज नहीं होगा। तब भी क्योंकि ये सरकार, ये जो शौचालय सरकार है, हर बार इवेंट मैनेजमेंट करती है, और जब नोटबंदी किया गया तो उसका इवेंट मैनेजमेंट हो गया। इस तरह का कोई व्यक्ति कैसे गैर जिम्मेदार हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री हो और जाकर के मेडिसिन पार्क में बात कह रहा हो, घर में शादी है, पैसा, क्या मजाक है। पूरे देश के लोगों को इस तरह से खिल्ली उड़ाई जाती है, अपने देशवासियों को विदेशों में जाकर के इस तरह से खुल्ली उड़ाई जाती है। नोटबंदी आपने बगैर समझे वाला कोई कदम उठाया जिससे तबाही पूरे देश में आई हो, और उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। घर में शादी है, पैसा फुर्र, क्या है मजाक? हम किसी मसखरे को देख रहे हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, और गरिमा के आधार पे आप आकर के कहें कि परजीवी आंदोलन जीवी है, परजीवी है, इस तरह के शब्दों का प्रचलन कभी भी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि हमने आपदा को अवसर के रूप में लिया। निश्चित तौर पे आपदा को आपने अवसर के रूप में लिया, लेकिन देशवासियों को पूरी तरह से तबाह करके लिया। आपदा आपका अवसर में कैसे तब्दील हुआ? आपदा आई इस देश में, देश के लोगों को रोजगार गया, देश के लोगों की जान गई, और देश के लोगों की नौकरियां गई। देश के लोग पूरी तरह से आर्थिक तौर पे टूट गए, दर बदर की ठोकरें खाते रहे। पीने को पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, क्योंकि आपने शौचालय बना दिया तो आपको लगता है कि शौचालय में ही जाना चाहिए। हुजूर, शौचालय में भी जाने के लिए कम से कम पेट भरा होना है, तभी शौच निकलती है। खाली पेट शौच नहीं निकलता है। हो सकता है आपका निकलता हो, कुछ लोगों का निकलता हो, लेकिन और दूसरा, अगर ये महामारी नहीं आई होती तो 3 कृषि कानून, जो काले कृषि कानून हैं, वो भी लागू नहीं हुए होते। जब पूरी दुनिया के लोग अपने देशवासियों को जो घर में बैठे थे, वो अपने जॉब पे नहीं जा सकते थे, अपने व्यवसाय पे नहीं जा सकते थे, उस समय पूरी दुनिया में बकायदा उनको सैलरी दी गई। अब बकायदा उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। जो उनकी सैलरी मिलती थी उस सैलरी के हिसाब से उनको पैसे दिए गए। जो रोजगार जिनका ध्वस्त था उनको बकायदा उनको उसको पूरी तरह से सरकार ने उसकी भरपाई की। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? रोजगार, ये कहा गया कि 5 किलो हम चावल देंगे, 5 किलो गेहूं देंगे, 1 किलो दाल देंगे। परिणाम क्या हुआ? 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल। आप अगर इसको 30 से जरा डिवाइड कर दीजिए तो कितना आता है? एक दिन में आदमी क्या खाएगा? लेकिन आपदा को अवसर में तब्दील किया गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। 9,000 करोड़ रुपए का बोइंग 777 सुपर जेट आ गया, सुपर फ्लाइट आ गया, सुपर फ्लाइट आ गई, सुपर एयरप्लेन आ गया। किसके लिए? प्रधानमंत्री जी को चलने के लिए। क्या आपदा को इसी तरह अवसर में तब्दील किया जाता है? देश के लोगों को तबाह करके तब्दील किया जाता है? साथियों, ये प्रश्न आपके सामने जरूर छोड़ना चाहते हैं। अभी ये कहा गया कि कृषि कानून में काला क्या है, मुझे कोई बता दे। हम आपकी जितनी भी टीम के लोग हैं गारंटी करते हैं, दावा करते हैं, चुनौती प्रस्तुत करते हैं कि आप सामने आ जाइए, लाइव डिबेट पे बैठ जाइए, हम आपको बता देते हैं कि आप इसमें श्वेत क्या है, सफेद क्या है, जरा ढूंढ के दिखाइए।
आप मुझे ये आप ये बता दीजिए, कहते हैं कि इसमें कानून क्या है? मंडियां पैरेलल चलती रहेंगी, बाकी प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, हम आपको विकल्प दे रहे हैं। कहां से आप विकल्प दे रहे हैं? आप कह रहे हैं इसमें कौन सा नियम, हमने प्रतिबंध नहीं लगाया है। आप ये बताइए, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की प्रक्रिया कहाँ है? लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान के किस किस प्रोविजन में है? वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे। हमारे यहाँ यूपीएससी के एग्जाम, हमारे यहाँ यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक लोग तब पहुंचते हैं जब अच्छी खासी उनकी नौकरियां हो जाए और पाक साफ दामन होता है। बताइए संविधान के कौन से धारा में है? कौन सा कानून आप मानते हैं वो आपके ही लिए कानून बना होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें नैतिकता नहीं होती है, वो दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए पूरे देशवासियों से अनुरोध है, ये प्रेस इस लोकतंत्र को, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आप पे है। जिस तरह से लोगों को रिश्वत दे करके खरीदे जाने का, प्रलोभन दे करके खरीदा जा रहा, लोग वोटें हासिल की जा रही है, उससे भी बचने की कोशिश करिए। जब तक ये नहीं बचेगा, शौचालय सरकार झूठे झूठे वादे करते रहेगी। आज हम सुन रहे थे, कहीं एक डिबेट में भी आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट में दिया गया बयान लकीर होती है, उससे कोई प्रधानमंत्री नहीं हट सकता। आज मैं फिर इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं, उठा करके पार्लियामेंट में दिए गए बयानों, पार्लियामेंट में दिए गए प्रस्तावों, पार्लियामेंट में किए गए वादों को उठा करके देख लीजिए कि इस सरकार 80% से लेकर के 90% वादों पे फेल रही है। तो कैसे दावा आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में दिया गया बयान, अगर प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में दे दिया बयान है, हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बयान दे दिया और वहां से जाने के बाद जब शायद संयत होंगे तो शायद वो बयान भूल जाएंगे। आजकल बयान देने के लिए है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है आज पार्लियामेंट में कि जो आतंकवादी है जेलों में है। कहाँ है साहब जी? आतंकवादी जेलों में कहाँ है? आतंकवादी तो पार्लियामेंट में पहुंच गए। जो 2008 2006 से लेकर 2008 तक मालेगांव बम धमाके में लोग थे और वो जेल में बंद थे आतंकवादी गतिविधियों में, पैरोल पे उनको छोड़ा जाता है और आपकी पार्टी उनको टिकट देती है, पार्लियामेंट में पहुंचा देती है। और पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद देश के राष्ट्रपिता, देश ने जिसको राष्ट्रपिता माना, उस राष्ट्रपिता को अपमानित करती है और इसके बाद आप कहते हैं कि आतंकवादी जेलों में है। तो इसका मतलब ये लगता है कि इस देश में आतंकवाद है, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, अलगाववादी ताकतें खत्म होनी चाहिए, निश्चित तौर पे खालिस्तानी ताकतें खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तानी समर्थक खत्म होने चाहिए, लेकिन सरकारी वो आतंकवाद भी नहीं पनपना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब सरकारी आतंकवाद पनपता है, तब देशवासियों के पास सामने जो देशभक्त हैं, देशवासी हैं, जो इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, उसकी एकता बनाए रखना चाहते हैं, अखंडता बनाए रखना चाहते हैं, उसे फिर जो सरकार शरारत करती है वो उन्हें पसंद नहीं आती। यही वजह है कि तमाम घटनाएं आपके सामने होगी। जो जिन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं वो जेल के सिज्जों के पीछे हैं। ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? इस लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, और जुमलों की नहीं, एक बार फिर हम चुनौती देते हैं। जिनको अगर काला नहीं दिखता है कृषि कानूनों में, वो उनको हम चुनौती देते हैं। एक एक पॉइंट पे बात करने के लिए आप तैयार थे ना? एक एक पॉइंट पे बात करने के लिए थे, सिलसिलेवार बात करने के लिए तैयार थे। हम सिलसिलेवार बात करने के लिए तैयार हैं। अगर जरा सा भी साहस है तो आप आइए, बात करिए, हम आपको बताएंगे उसमें काला कहाँ है। हम काला ढूंढ के, काला काला ही ढूंढ के दिखाएंगे, और आप एक रत्ती भी सफेद ढूंढ करके दिखा दीजिए। तो निश्चित तौर पे जो शर्तें कहिएगा वो शर्तें हारी भी जा सकती है, उस शर्तों की सजा भुगतने के लिए तैयार होंगे। पूरे देशवासियों को इसी के साथ सभी का अभिवादन,
इस पॉइंट को जरूर आप सोचिएगा, इस पॉइंट पे जरूर चर्चा करिएगा, ये प्रश्न जरूर उठाइएगा, क्या इस देश में आतंकवाद के नाम पे सरकारी आतंकवाद पैदा पैदा हो रहा है? अगर सरकारी आतंकवाद पैदा हो रहा है तो निश्चित तौर पे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिवादन।